सबसे पहले कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की भारत में जरूरत क्यों है? क्या यह बिल्कुल नई चीज है या इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? इसके लिए संविधान में कहां कहां परिवर्तन करना पड़ेगा। ये रिसर्च पेपर की बात करें तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है कि भारत में आज की चर्चा शुरू करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। वेलकम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एम कुमार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर मंजेश कुमार आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, फिर यह भी जानेंगे कि भारत में क्या यह बिल्कुल नई चीज है या इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। इसके साथ साथ इस लेक्चर में इस बात को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की भारत में जरूरत क्यों है, इसकी नीड क्या है। इसके साथ साथ हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से फायदे क्या होंगे। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का तरीका क्या होगा। इसके लिए संविधान में कहां कहां परिवर्तन करना पड़ेगा। और इस पूरी प्रक्रिया को जानने के क्रम में हम अभी जो एक हाई लेवल कमिटी बनी थी भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, उस पैनल की सिफारिशों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। यदि बहुत सरल भाषा में इसको मैं आपके सामने रखूं तो वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है भारत में चुनाव की प्रणाली को सिंक्रोनाइज करना या समेकित करना। अर्थात लोकसभा, विधानसभा और अन्य सारे चुनाव एक साथ करवाना। यदि हम आज के भारतीय राजनीति के परिदृश्य को देखें तो आज स्थिति यह है कि हमारे देश में हर साल चुनाव होते हैं। कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, पंचायत और नगरपालिका के चुनाव होते हैं। तो चुनाव हर साल होते ही रहते हैं। अगर हम नीति आयोग के रिसर्च पेपर की बात करें तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है कि भारत में पिछले 30 सालों में, 30 इयर्स में ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जब हमारे देश में कोई ना कोई चुनाव ना हुआ हो। या तो लोकसभा के चुनाव हुए, या विधानसभा के चुनाव हुए, या लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव हुए। लेकिन पिछले 30 सालों में प्रत्येक वर्ष भारत को चुनाव से गुजरना पड़ा है। वन नेशन वन इलेक्शन इसी समस्या को दूर करता है। और वन नेशन वन इलेक्शन के द्वारा भारत में ये जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन की प्रणाली, ये जो बार बार चुनाव होते रहते हैं, इसको समाप्त करके 5 साल में एक बार चुनाव करवाने की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। अगर हम इसकी बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है कि 2 चरणों में भारत की चुनाव प्रणाली को सिंक्रोनाइज किया जाएगा, समेकित किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव
एक साथ करवाए जाएंगे। और जब यह हो जाएगा तो दूसरे चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर, विद इन 100 डेज, पंचायत के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव करवा लिए जाएंगे। और इसका परिणाम यह होगा कि भारत में 5 साल में केवल एक बार चुनाव होगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और उसके 100 दिन के भीतर पंचायत और नगर पालिकाओं के भी चुनाव होंगे। पहले चरण को जब लागू किया जाएगा, कहने का मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को साइमल्टेनियस करना, सिंक्रोनाइज करना या एक साथ करना, तो इसके लिए जो मुख्य संशोधन किए जाएंगे वो किए जाएंगे आर्टिकल 83 में और आर्टिकल 172 में। वो जानेंगे क्या है कैसे। और पंचायत और नगर पालिका के चुनावों को जब इन चुनावों के साथ समेकित किया जाएगा 100 दिन के भीतर, तो इसके लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 324A जोड़ने का सुझाव है। तो यह सबसे पहले हमने जाना कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। यदि बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है भारत में लोकसभा, 28 राज्यों की विधानसभा, दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर, इन 3 संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाना और इसके 100 दिनों के भीतर पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव भी करवाना। तो यह हमने सबसे पहली चीज जानी कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। अब आते हैं कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन एक नई बात है, एक बिल्कुल नई शुरुआत है, एक बिल्कुल फ्रेश आइडिया है, या यह पहले भी रह चुका है, और अगर रह चुका है तो समाप्त कैसे हुआ। अगर इस विषय पर हम आए तो भारत में यदि हम निर्वाचन प्रणाली या इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो भारत में चुनावों की शुरुआत 1952 से होती है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उसके बाद 1952 में पहले आम चुनाव हुए। 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए तो उसमें लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। तो इसका मतलब भारत में प्रारंभ से यह व्यवस्था थी जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 1952 में एक साथ हुए। पंचायत और नगर पालिका उस समय थी नहीं। उसके बाद 1957 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। फिर तीसरे आम चुनाव होते हैं 1962 में। 1962 में जो तीसरे आम चुनाव हुए वो भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ थे। और उसके बाद 1967 में भारत में जो चौथे आम चुनाव हुए वहां भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। इसका मतलब टिल 1967 भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे, लेकिन उसके बाद गाड़ी पटरी से उतर गई। कैसे उतरी? धीरे धीरे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाने लगा। जब बड़े पैमाने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाने लगा तो उसके परिणाम स्वरूप कई बार राज्यों की विधानसभा समय से पहले ही भंग हो जाती थी, और समय से पहले भंग हो जाती थी तो मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म पोल होते थे। इसी प्रकार लोकसभा भी समय से पहले भंग होने लगी, मध्यावधि चुनाव। परिणाम यह हुआ कि गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई। और आज की तारीख में स्थिति है कि हर साल 4-5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव भी इनसे अलग होते हैं। लेकिन भारत में प्रारंभिक दौर में दोनों साथ साथ थे। जब भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे तो सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन
एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग 1993 में उठाई गई। 1993 में किसके द्वारा उठाई गई? 1993 में वन नेशन वन इलेक्शन की मांग सबसे पहले भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसके वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट में उठाई गई। चुनाव आयोग ने जब वार्षिक प्रतिवेदन किया तो उसने मांग रखी कि चुनाव की यह व्यवस्था जो हर साल चुनाव की ओर ले जाती है उसको खत्म कर देना है, उसकी जगह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने। उसके बाद अगली बार इसकी प्रमुख रूप से मांग उठाई गई 1999 में। 1999 में भारत के विधि आयोग या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी 170वीं रिपोर्ट और यह रिपोर्ट जिसने बनाई थी वे थे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कानूनी सुधार के तहत, संवैधानिक सुधार के तहत फिर यह परामर्श दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहिए। इस तरह से यह मांग नई नहीं है, मांग बहुत पुरानी। यदि हम हाल के वर्षों की बात करें तो हाल के वर्षों में 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन को एक मुद्दा बनाया। अर्थात बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा गया 2014 में कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता बार बार सार्वजनिक मंचों पर वन नेशन वन इलेक्शन की मांग कर चुके थे। 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, या यूं कहें कि 1989 से लेकर 2013 तक भारत में एक भी ऐसी सरकार नहीं बनी थी जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो लगभग 25 साल के बाद भारत में फिर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है जो इन मामलों पर ठोस निर्णय ले सकती थी। इनके चुनावी घोषणा पत्र में भी था। तो इस कार्यक्रम की प्राप्ति के लिए, यह जांच करने के लिए यह कितना वायबल है, क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है, भारतीय जनता पार्टी ने एक, या भारतीय जनता पार्टी की बजाय मैं यह कहूं कि सरकार के द्वारा एक समिति की नियुक्ति की गई और उस समिति ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में विचार दिया। समिति ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी व्यवस्था है और इसको लागू किया जा सकता है। उसके बाद 2015 में ही भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सुझाव के लिए यह बात भेजा गया, क्योंकि चुनाव से संबंधित जो मुख्य संवैधानिक संस्था है वो भारत का निर्वाचन आयोग है। तो भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सुझाव मांगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर हमें बढ़ना चाहिए या नहीं। भारत के निर्वाचन आयोग ने 2015 में पुनः कहा कि हां ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी व्यवस्था है और इसको लागू किया जा सकता है। तो अब देखो सरकार को हर जगह से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। उसके बाद 2017 में नीति आयोग, हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार का थिंक टैंक है,
मुख्य विचार करने वाली संस्था है। तो नीति आयोग के पास भी परामर्श के लिए बात भेजा कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जा सकता है। नीति आयोग ने भी जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उन्होंने भी इसकी सहमति दी, कहा कि हां यह एक अच्छी व्यवस्था है, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करो। नीति आयोग ने भी इसका सुझाव दे दिया। और अभी सबसे लेटेस्ट, जिसके कारण यह मुद्दा पुनः चर्चित में आया, 2 सितंबर 2023 को एक हाई लेवल कमिटी, उच्च स्तरीय समिति का गठन इसी उद्देश्य से किया गया, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। कोविंद समिति या हाई लेवल कमिटी को भी यही जिम्मेदारी दी गई कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। और कोविंद समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन को सही ठहराया है और सिफारिश करते हुए कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को भारत में लागू कर देना चाहिए। तो यह अभी तक भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की मांग का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या है, इस पर विचार करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो इसकी जरूरत कई कारणों से बताई जाती है। सबसे पहला कारण कि भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों जरूरी है, यह तर्क दिया जाता है कि भारत में विकास, डेवलपमेंट और सुशासन, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और गवर्नेंस, विकास और सुशासन के नजरिए से वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत जरूरत है। अभी की जो चुनावी व्यवस्था है वह एक और विकास को प्रतिकूलता एडवर्सली प्रभावित करती है, वही दूसरी ओर गुड गवर्नेंस के मार्ग में बाधक है। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वर्तमान व्यवस्था कैसे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। इसको सही तरीके से समझने के लिए हमें भारत की चुनावी प्रक्रिया को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो भारत में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बट यह चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन हम यहां लोकसभा और विधानसभा की बात करेंगे। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है भारत के का निर्वाचन आयोग। हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन करे। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए हमारा चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग एक व्यवस्था लागू करता है जिसको कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता या चुनाव आचार संहिता। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट दरअसल चुनाव के दौरान डूज एंड डोंट्स का प्रावधान करता है। यह बताता है कि चुनाव के दौरान सरकार को क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। जनता को क्या करना है और क्या नहीं करना है, राजनीतिक दलों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, प्रशासकों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्हीं निर्देशों का समूह डूज एंड डोंट्स है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब हमारे यहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इसके लिए जरूरी है कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करे और उसके साथ साथ, क्योंकि सरकार के पास पावर है, सत्ता है,
तो सरकार ऐसी कोई लोक लुभावन घोषणा, जनता को लुभाने वाली ऐसी घोषणा चुनाव के दौरान ना करे, जिससे कि मतदाता सरकार जिस दल की है उस दल के पक्ष में वोट करे। जैसे चुनाव के दौरान किसानों की ऋण माफी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सब लोग वोट देंगे। इसी के तहत चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कहा है कि चुनाव के दौरान कोई भी बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे मतदाता प्रभावित हो सकता है, उस दल विशेष के पक्ष में वोट डालेगा जो सत्ताधारी दल है, जो सरकार में। चुनाव के दौरान किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं किया जा सकता। चुनाव के दौरान कोई बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता जिससे चुनाव प्रभावित हो। यह निष्पक्ष चुनाव की सोच पर आधारित है। अब आते हैं कि इसका विकास पर या फ्रीक्वेंट इलेक्शंस से क्या संबंध है। अब आ जाओ कि वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे देश में हर साल चुनाव होते और औसतन एक वर्ष 4 से 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। इसके अलावा लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। ये जो 4-5 राज्यों के चुनाव होते हैं तो कई चरणों में होते हैं और चुनाव आचार संहिता लागू रहती है। चुनाव आचार संहिता जिस दिन चुनाव की तिथि की घोषणा होती है उस दिन से लागू हो जाती है और यह अंतिम चरण के मतदान तक लागू रहती है। अब मान लो मतदान 5 चरणों में, तो जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन का, उसके बाद भी बहुत सारे दिन होते हैं, फिर पहला चरण होता है और आखिरी चरण का मतदान जिस दिन खत्म होता है तब तक चुनाव आचार संहिता लागू रहती है। औसतन यदि हम कैलकुलेट करें तो इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक वर्ष भारत में औसतन 50 दिन 50 डेज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू प्रत्येक साल। 5 साल की यदि हम बात करें तो 5 साल में 50 गुना 5 मतलब 250 दिन भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। ये तो राज्यों की बात होगी। अब आ जाओ कि 5 साल में एक बार लोकसभा के भी तो चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव तो कई कई चरणों में होते हैं, 7-8 चरणों में होते हैं। तो उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट औसतन 70 दिन होता है। तो 250 में अगर 70 जोड़े तो टोटल आता है 320 दिन। अब सोचिए कितनी बड़ी अवधि है। हर 5 साल में 320 दिन, हम कह सकते हैं कि लगभग 1 वर्ष। हर 5 वर्ष में लगभग 1 वर्ष हमारे देश में फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। परिणाम क्या होता है? ये जो 320 दिन है इसमें सरकार कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती, किसी बड़ी योजना की घोषणा नहीं कर सकती, कोई जन कल्याण का बड़ा कार्यक्रम नहीं चला सकती। परिणाम क्या है? सरकार में नीतिगत ठहराव पैदा होता है और इसी के लिए तकनीकी रूप में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि हमारे यहां सरकार 5 साल तक शासन नहीं करती है। 5 साल है वो शासन केवल 4 साल करती है। 1 साल तो पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रहती है और कोई नीतिगत निर्णय नहीं हो पाता। तो एक तरह से 100% एफिशिएंसी की बजाय केवल 80% एफिशिएंसी है। अब ऐसा वक्त है, यह हमारे देश के लिए एक स्वर्णिम दौर है। एक ऐसा दौर है जब हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। और ऐसी स्थिति में हमारी राजनीतिक प्रणाली को कभी भी आर्थिक विकास में बाधक नहीं होना चाहिए। राजनीतिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और इसलिए जरूरी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को अपना ले। 1 नेशन 1 इलेक्शन को अपनाने से यह 320 दिन चुनावी आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यह मामला खत्म हो जाएगा। इसकी जगह एक ही बार में सारे चुनाव हो जाएंगे। तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जितने दिन चुनाव आचार संहिता 3 महीने रहनी है रहेगी, उसके बाद हमारी सरकार केवल और केवल विकास पर, डेवलपमेंट पर फोकस करेगी। तो वर्तमान चुनाव की व्यवस्था, फ्रीक्वेंट इलेक्शन की व्यवस्था विकास विरोधी है। दूसरा इशू है इसमें गवर्नेंस या सुशासन का।
यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव की वर्तमान व्यवस्था गवर्नेंस के लिहाज से अच्छी नहीं है। कैसे? अब अभी का जो हमारा सिस्टम है वो फ्रीक्वेंट इलेक्शन है, हर साल इलेक्शन हो रही है। हर साल इलेक्शन होने का मतलब है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, हमारी पुलिस फोर्स, पारामिलिट्री, इनका एक अघोषित कार्य हो गया है चुनाव करवाना। तो सीआरपीएफ चुनाव करवाने के लिए नहीं बनी है, सीआईएसएफ चुनाव करवाने के लिए नहीं बनी है, अलग काम के लिए बनी है, लेकिन हमने उसका मुख्य काम चुनाव करवाना बना दिया है। इसी तरह भारत में चुनाव आयोग का अपना कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं है। फिर कैसे चुनाव होते हैं? तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं को इलेक्शन ड्यूटी में हम लगाते हैं। तो एक तरह से हर साल लगभग 2 महीने के लिए गवर्नेंस पिछड़ जाता है। अधिकारी कर्मचारी अपना काम छोड़कर, कार्यालय छोड़कर कहां पहुंचे? चुनाव ड्यूटी में। फ्रीक्वेंट इलेक्शन का एक दुष्प्रभाव वोट बैंक की राजनीति में आता है, क्योंकि हर साल चुनाव होने हैं। केंद्र में सत्ताधारी दल वो भी चुनाव लड़ेगा, राज्यों वाले सभी चुनाव लड़ रहे। परिणाम क्या है कि पूरा देश चुनावी माहौल में डूबा रहता है और हर साल देश चुनावी माहौल में डूबा रहता है। इसका परिणाम क्या होगा कि हमारे पब्लिक डिस्कोर्स के केंद्र में इलेक्शन है। इलेक्शन का मतलब क्या है? धर्म के मुद्दे, जाति के मुद्दे, वोट बैंक की राजनीति, हेट स्पीच, कहीं ना कहीं ये हमारे राजनीतिक जीवन के केंद्र में आ जाते हैं। और इससे बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि यह संख्या बल पर संचालित होता है। ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करना राजनीतिज्ञ के लिए जरूरी है, दलों के लिए जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वो धर्म जाति के मुद्दे उठाएंगे। भारत के संदर्भ में देखो तो आरक्षण का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा, यह मुद्दा हमेशा चर्चित रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हैं, इलेक्शन आते ही मुद्दे आ जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या फायदा कि 5 साल में एक बार हमें जितना इलेक्शन करना है हम कर लेंगे, उसके बाद लगभग 4.5 पौने 5 साल तक देश केवल विकास की बात करेगा, तार्किक निर्णय लिए जाएंगे, वोट बैंक की राजनीति से व्यवस्था दूर रहेगी। तो सबसे पहली नीड वन नेशन वन इलेक्शन की आती है डेवलपमेंट और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में दूसरा तर्क दिया जाता है खर्च का, एक्सपेंडिचर का। और ऐसा माना जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से धन और समय दोनों की बचत होगी। यदि धन की बात करो तो आंकड़े दिखाते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 55,000 करोड़ रुपए, और यदि हम इसको अमेरिकन डॉलर के संदर्भ में करें तो $8 बिलियन खर्च हुआ। बहुत बड़ी राशि। यह तो 2019 के लोकसभा चुनाव की बात है, और जब 4-4, 5-5 राज्यों के चुनाव होते हैं तो उसमें भी इसी अनुपात में पैसा खर्च होता है, हर साल खर्च होता है। अब सोचो कितनी बड़ी धनराशि हम केवल इलेक्शन पे खर्च करते हैं। अब यदि हमने सिंक्रोनाइज कर दिया, इसके अलावा पंचायत नगर पालिका पे खर्च होता है, हमने सिंक्रोनाइज कर दिया तो मैक्सिमम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में सारे इलेक्शंस निपट गए। तो जो भी खर्चा होना है एक बार हुआ, उसके बाद इलेक्शन पर खर्चा नहीं होगा तो धन की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में एक तर्क पॉलिटिकल दिया जाता है कि इससे वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा, वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा। और यदि हम रामनाथ कोविंद समिति की शब्दावली का प्रयोग करें तो वोटर फेटिंग इससे खत्म होगा। राजनीतिक प्रक्रिया में मतदाता का रुझान फिर से बढ़ेगा। अभी क्या है कि हमारा मतदाता देख रहा है कि हर साल इलेक्शन हो रहे, इलेक्शन उसके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता है। वोट डालना ना डालना सेकेंडरी कार्य है।
लेकिन जब एक ही बार चुनाव होंगे 5 साल में, तो ऐसी उम्मीद की जा रही कि अभी जो मतदाता थकान का शिकार हो रहा है, इलेक्शन से उसकी अरुचि हो रही है, वो दूर होगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकलेगा, वोट डालेगा, तो वोटर्स परसेंटेज बढ़ेगा और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इसका शिक्षा और स्वास्थ्य और खास करके लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे के संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव होगा। कैसे? तो देखो, शिक्षा की बात करो या स्वास्थ्य की बात करो, भारत में जब इलेक्शन होते हैं और हर साल इलेक्शन होते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है कि इलेक्शन के लिए बूथ बनाए जाए। आमतौर पर बूथ कहां बनाए जाते हैं? स्कूलों में, अस्पतालों में या ऐसी जगहों पे, मुख्यतः स्कूलों, कॉलेजों, इन जगहों पर बूथ बनाए जाएंगे। जिस दिन इलेक्शन है, केवल उसी दिन स्कूल का प्रेमाइस यूज नहीं हो रहा, उससे काफी दिन पहले से ही सरकार उसको अपने नियंत्रण में ले लेती है, सिक्योरिटी सब लिहाज से, और काफी दिन बाद तक वो सरकार के नियंत्रण में रहता है। उतने दिन तक हमारा स्कूल या कॉलेज बंद है। क्यों? क्योंकि चुनाव हो रहे। अब आते हैं कि चुनाव में ड्यूटी कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं, स्वास्थ्य कर्मी करते हैं लोकल लेवल पे। परिणाम क्या है कि स्कूलों में पठन पाठन का कार्य बाधित होता है, स्वास्थ्य की सेवाएं बाधित होती है, हर स्तर पर गवर्नेंस में समस्या आती है। अगर हमने वन नेशन वन इलेक्शन को अपना लिया, तो इसका परिणाम यह होगा कि देश में एक ही बार चुनाव होना है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी समय लगे, 4 महीने, 6 महीने, बट एक बार चुनाव हो गया, उसके बाद 4.5 पौने 5 साल तक हमारी हर व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। तो इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत कई मामलों में महसूस की जाती है और यह माना जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत देश के लिए जरूरी है। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियों की चर्चा करेंगे। इसका मतलब इसमें समस्याएं क्या है और इसको लागू करने में हमें क्या क्या बाधाएं आ सकती है। अगर हम चैलेंजेस, चुनौतियों या बाधाओं की बात करें, तो सबसे पहला चैलेंज है पॉलिटिकल चैलेंज या राजनीतिक चुनौती। राजनीतिक चुनौती का संबंध अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही से। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजतंत्र या तानाशाही से इसलिए बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें शासक जनता के प्रति जिम्मेदार होते, और यही कारण था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र को अपनाया। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का एक बड़ा माध्यम चुनाव को माना जाता है। इसका मतलब जब चुनाव होते हैं तो शासक वर्ग जनाकांक्षा के प्रति संवेदनशील रहता है, और भारत जैसे देशों में हर साल होने वाले इलेक्शन या फ्रीक्वेंट इलेक्शन का यह जबरदस्त फायदा है कि हर साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण सभी इस बात के लिए सजग रहते हैं कि हमें फिर जनता की अदालत में जाना है, और इसीलिए उनका आचरण मर्यादित रहता है। वे तानाशाही की ओर नहीं बढ़ते क्योंकि हर साल जनता की नजरों में अग्नि परीक्षा पास करना है, इलेक्शन से गुजरना है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में यह व्यवस्था खत्म हो जाए और इसकी जगह वन नेशन वन इलेक्शन आ जाए और सभी शासकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, सबको पता हो कि अब चुनाव हो गए, अब जनता जनार्दन की अदालत में 5 साल के बाद ही जाना है, बीच में कोई चुनाव नहीं होने। तो ऐसी स्थिति में सरकार और शासक वर्ग जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो सकते हैं, उनमें एरोगेंस आ सकता है, उनमें तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ सकती है,
और आमतौर पर सरकारों की सोच क्या रहेगी कि अब तो 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होने हैं, चलो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक कोई काम नहीं करना है, चुनाव निकट आएगा फिर भाग भाग कर सारे काम करेंगे। तो चुनाव भारत में शासक वर्गों को उत्तरदायी बनाने का एक बड़ा साधन है और फ्रीक्वेंट इलेक्शंस का भारत में यह फायदा जरूर है। आप देखो, जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करें तो भारत जैसे देश में अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही बहुत बड़ा मुद्दा है और यह मुद्दा संविधान सभा में भी डिस्कस हुआ था। जब हमारा संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान निर्माताओं के पास 2 मॉडल थे। एक कि वे अमेरिकी पद्धति का अध्यक्षात्मक लोकतंत्र या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी अपना लें और दूसरा वे ब्रिटिश पद्धति का संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपना लें। हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश पद्धति के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया क्योंकि संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण अकाउंटेबिलिटी और इसमें अकाउंटेबिलिटी अध्यक्षात्मक की तुलना में ज्यादा होती है। तो अकाउंटेबिलिटी को लेकर हमारे संविधान निर्माता बहुत सजग थे। आज भी फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की व्यवस्था अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करती है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने से यह एक चुनौती या समस्या आएगी। अब आते हैं दूसरी चुनौती की ओर। दूसरी चुनौती हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल चुनौती के रूप में होगी, संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज के तहत कई बातें आएंगी। हमने ब्रिटिश पद्धति के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया जिसमें चुनाव होते हैं और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, अनेक दल चुनाव लड़ते हैं। बहुदलीय व्यवस्था के कारण कई बार त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट का गठन हो सकता है। केंद्र में त्रिशंकु संसद बन सकती है, राज्य में त्रिशंकु विधानसभाएं बन सकती हैं। तो हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु संसद का अर्थ है कि जब चुनाव में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त ना हो और थोड़ी थोड़ी सीटें सभी को मिल जाएं तो हम कहेंगे हंग पार्लियामेंट है या हंग लेजिस्लेचर। जैसे बिहार में हंग लेजिस्लेचर, महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा। भारत में 2014 से पहले त्रिशंकु संसद थी। यहां त्रिशंकु संसद की स्थिति में भारत में आमतौर पर राजनीतिक दल आपस में समझौता करते हैं और मिलजुल कर गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। लेकिन एक परिस्थिति की कल्पना करो कि लोकसभा के चुनाव हुए या किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए और 3 गुट बनकर उभरे और सीटें इस प्रकार मिली कि जब तक 3 में से कोई 2 आपस में समझौता ना करे तब तक सरकार नहीं बनेगी क्योंकि बहुमत प्राप्त नहीं होगा। और तीनों में आपस में इतनी कटुता है कि वे गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है कि फिर से इलेक्शन करवाओ और जिसको भी बहुमत मिले वो सरकार बनाएगा। लेकिन अगर हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन किया और यह कहा कि केवल 5 साल में चुनाव होने, उससे पहले चुनाव नहीं होंगे, तो फिर यह मध्यावधि चुनाव का क्या होगा। इसी प्रकार हमारे संविधान में आर्टिकल 356 है, 356 कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और उस दौरान राज्य की विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। तो मान लो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और राज्य की विधानसभा भंग की गई, तो 5 साल में यदि इलेक्शन होने हैं तो अब उस राज्य का क्या होगा। इसी प्रकार हमारे संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव का भी वर्णन है। यदि लोकसभा या राज्य में विधानसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह है अविश्वास प्रस्ताव। मान लो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगी। यद्यपि चुनाव होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मान लो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया।
अब राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वह विपक्षी दलों से मिले और यह पता लगाए कि क्या विपक्ष के किसी नेता को बहुमत प्राप्त है। यदि किसी नेता को बहुमत प्राप्त है तब तो चुनाव नहीं होंगे और विपक्ष के उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा, वो बहुमत सिद्ध कर देगा। लेकिन मान लो विपक्ष में इस बात पर एकता ना बन पाए, किसी को बहुमत ना मिले, तो उस परिस्थिति में हम लोकसभा भंग करते हैं और चुनाव करवाते हैं। अगर हमने वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया तो फिर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और विधानसभा को यदि समय से पहले किसी कारण से भंग करना पड़े तो फिर क्या होगा, यह बहुत बड़ी चुनौती है। यद्यपि रामनाथ कोविंद पैनल ने इसका जवाब दिया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एक चैलेंज यह भी है कि इन परिस्थितियों से हम कैसे निपटें। वन नेशन वन इलेक्शन की अगली चुनौती इस रूप में मानी जाती है कि यह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है। फेडरलिज्म का मतलब है कि संघ की सरकार, केंद्र की सरकार, उसका अपना निर्धारित क्षेत्राधिकार है, वो उसमें निर्णय लेगी, और राज्य की सरकार का अपना निर्धारित क्षेत्राधिकार है, वो उसमें निर्णय लेगी। एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को, राज्यों की कानूनी स्वायत्तता को भारत के संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि उसे संविधान संशोधन के द्वारा भी खत्म नहीं किया जा सकता। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर। वन नेशन वन इलेक्शन के आलोचक ये कह रहे कि यदि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएंगे तो संघीय ढांचा प्रभावित होगा। कैसे? तो इनका तर्क यह है कि भारत में केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति, इसके प्रारूप अलग अलग है। केंद्र के चुनाव अलग तरीके से होते हैं, संसद के चुनाव अलग हैं, विधानसभा के चुनाव अलग हैं, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। केंद्र के या राष्ट्रीय चुनावों में विदेश नीति मुद्दा होती है, भारत की सुरक्षा मुद्दा होती है, चीन और पाकिस्तान मुद्दा हो सकते हैं, आर्थिक विकास मुद्दा हो सकता है, तो उसके मुद्दे अलग हैं। लेकिन जब स्टेट पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो राज्यों की राजनीति में चुनावी मुद्दा अलग होगा। विदेश नीति राज्यों के पास है ही नहीं, तो विदेश नीति उसका मुद्दा नहीं है। भारत की सुरक्षा उसका मुद्दा नहीं है। राज्य के चुनाव का मुद्दा है बिजली, पानी, सड़कें, कानून व्यवस्था। अभी जब लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, राज्यों के चुनाव अलग होते हैं, तो राज्यों के चुनाव स्थानीय या राज्यों के मुद्दे पर लड़े जाते हैं, जो सही भी है, जो फेडरलिज्म के अनुकूल है। लेकिन यदि हमने वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया तो एक ही टाइम पे दोनों चुनाव हो रहे हैं, व्यवहार में स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे मिल जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों को ओवरशैडो कर जाएंगे, उस पर हावी हो जाएंगे, छा जाएंगे। परिणाम क्या होगा कि राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे पर सरकार बननी चाहिए थी, सरकार बन गई यूक्रेन के युद्ध पे। अब यूक्रेन के युद्ध में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि विदेश नीति संघ सूची का विषय, लेकिन वो उसी मुद्दे पर सत्ता में आ गया। इससे समस्या होगी। इसी प्रकार यह भी आक्षेप किया जाता है कि भारत में राष्ट्रीय दल भी हैं और क्षेत्रीय दल भी हैं, दोनों चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रीय दल के संसाधन अलग है, राष्ट्रीय दल की खर्च करने की क्षमता अलग है और क्षेत्रीय दल के संसाधन उसकी तुलना में कम है, उसकी एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी कम है। जब हम दोनों चुनावों को मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, सिंक्रोनाइज कर देंगे, एक ही टाइम पे होगा, तो यह राष्ट्रीय दलों के पक्ष में जाएगा, फेडरलिज्म हमारा कमजोर होगा। और राजनीति विज्ञान की भाषा में एक शब्द अभी प्रचलित हुआ है इसके संदर्भ में, जिसको हम कहते हैं कोर्ट टेल्स इफेक्ट। अमेरिका की राजनीति का शब्द। कोर्ट टेल्स इफेक्ट का मतलब है कि जब दो चुनाव एक साथ होते हैं,
तो कोई बड़ा नेता, शक्तिशाली नेता और बड़े मुद्दे स्थानीय मुद्दे पे हावी हो जाते हैं। तो शायद भारत में भी वन नेशन वन इलेक्शन कहीं कोट टेल्स इफेक्ट को न जन्मते। कोट टेल्स इफेक्ट फेडरलिज्म के लिए खतरा माना जाता है। बराक ओबामा के समय अमेरिका की मीडिया का यह चर्चित शब्द था कि ओबामा की पर्सनालिटी इतनी बड़ी थी, इतनी व्यापक थी, इतनी पॉपुलर थी कि ओबामा के पर्सनालिटी के कारण डेमोक्रेटिक पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी मेजोरिटी मिल गया, जबकि राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे अलग होते और अमेरिका में कांग्रेस, उसकी विधायिका के चुनाव के मुद्दे अलग हैं। तो कहीं हम कोट टेल्स इफेक्ट की जगह अगर भारत के संदर्भ में कहें तो कुर्ता टेल्स इफेक्ट में न फंस जाए। यह भी इसकी एक चुनौती है कि फेडरलिज्म प्रभावित होगा। इसी प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन में एक चुनौती लॉजिस्टिकल चैलेंज के रूप में भी आई। लॉजिस्टिकल का मतलब है कि सामग्री संबंधी चुनौती। अभी जो हमारे यहां चुनाव होते तो 4-5 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए, फिर लोकसभा के चुनाव, तो इसका मतलब कि हमारी इलेक्टोरल मशीनरी पे उतना बोझ नहीं पड़ता है। बट आप कल्पना कीजिए कि लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, उसी टाइम पे 28 राज्यों की विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है, उसी टाइम पे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के भी चुनाव चल रहे हैं, और उसी टाइम पे पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी चल रहे हैं। तो क्या हम उस स्थिति को संभाल पाने में सक्षम होंगे? क्या हमारे पास इतने वाहन होंगे? क्या हमारे पास इतने सरकारी कर्मचारी होंगे? क्या हमारी पारामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस निष्पक्षता पूर्वक इन सारे चुनावों का संचालन कर पाए? और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि तात्कालिक तौर पर शायद खर्च बढ़ जाए। कैसे? देखो कि अब बड़ी संख्या में ईवीएम खरीदना पड़ेगा, वीवीपैट बड़ी संख्या में लाना पड़ेगा। ईवीएम की यदि बात करें तो एक ईवीएम आमतौर पर 15 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एक्सपायरी डेट 15 ईयर्स है। 15 ईयर्स में चाहे आप उससे एक बार चुनाव करवाओ, चाहे 50 बार चुनाव करवाओ, और 15 ईयर्स के बाद वो रिलायबल नहीं है, उसको छोड़ना पड़ता है। तो अभी क्या है कि कुछ चुनाव हुए इस साल, कुछ इस साल, कुछ इस साल, तो हम कम ईवीएम में और कम वीवीपैट में काम चला लेते हैं, क्योंकि हमने जो ईवीएम गुजरात के चुनाव में यूज किया, फिर अगले साल उसी को हम बिहार के चुनाव में भेज देते, फिर अगले साल उसी को यूपी के चुनाव में। तो हम कम ईवीएम में, कम संसाधनों में काम चला लेते। लेकिन जब हम लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका सारे चुनाव एक साथ करवाएंगे तो हमें बड़ी संख्या में ईवीएम चाहिए होगी, और हर 15 साल में चाहिए होगी, क्योंकि 15 साल के बाद सारा रिप्लेस करना होगा। एक अनुमान के अनुसार इससे भारत में हर 15 साल में 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बात होगी, और प्रशासनिक स्तर पर तो उतने बड़े पैमाने पर चुनाव को मैनेज करने में ऐसा भी हो सकता है कि शायद 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, जब वो वन नेशन वन इलेक्शन का दौर होगा, तो शायद सारा देश ठप हो जाए। तो हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि लॉजिस्टिकली हम इसको करवाने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं। इसी प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन की एक चुनौती प्रैक्टिकल चैलेंज के रूप में है, या जिसको हम कहते हैं व्यावहारिक चुनौती। प्रैक्टिकल चैलेंज का मतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा। भारत के संविधान में संशोधन विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत से होता है, और 2/3 बहुमत लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी चाहिए। इस स्तर का विशेष बहुमत पाने के लिए कहीं ना कहीं प्रमुख दलों के बीच, या दूसरे शब्दों में कि एक सर्वदलीय आम सहमति की जरूरत होगी। केवल एक दल या कुछ दलों के चाहने से नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन करना है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि हम राजनीतिक दलों का नजरिया देखें तो भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में, एनडीए के कई दल उसके पक्ष में, लेकिन इंडी गठबंधन का कोई भी दल वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है। जो प्रमुख दलों की बात करें तो कांग्रेस इसके विरुद्ध है,
आम आदमी पार्टी इसके विरुद्ध है, तृणमूल कांग्रेस इसके विरुद्ध है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो अभी हाई लेवल कमेटी बनी थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में, तो उन्होंने 37 राजनीतिक दलों से कंसल्ट किया इस मुद्दे पर कि यह लागू करना है या नहीं, जिसमें 22 पॉलिटिकल पार्टी ने कहा ठीक है हम इसको सपोर्ट करते हैं। 15 पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, और इसमें विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां, बड़ी पार्टियां। तो एक व्यावहारिक चुनौती भी आएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए जिस स्तर पर संविधान संशोधन की जरूरत होगी, उसके लिए सर्वदलीय एकता क्या हम कायम कर पाने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं। अब हम इस लेक्चर के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं, जब हम यह डिस्कस करेंगे कि यह व्यवस्था अच्छी है, लेकिन हम इसको व्यवहार में लागू कैसे करेंगे। क्योंकि आज की स्थिति की यदि बात करो तो राज्यों के चुनाव अलग हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव अलग हो रहे हैं, तो हम कैसे यह व्यवस्था कर पाएंगे कि एक ही टाइम पर लोकसभा के भी चुनाव हो जाए, 28 राज्यों की विधानसभा के भी चुनाव हो जाए, और दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर संघ शासित क्षेत्रों के भी चुनाव हो पाए। इसके लिए जो हमारी हाई लेवल कमेटी बनी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उन्होंने सुझाव दिए, जो सुझाव काफी रोचक हैं और काफी मेहनत करके तैयार किए गए हैं। तो देखो इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाएगा, इस संदर्भ में हाई लेवल पैनल या कोविंद समिति की रिपोर्ट क्या कहती है। कोविंद समिति की रिपोर्ट कहती है कि हम इस व्यवस्था को 2 चरणों में लागू करेंगे। पहले चरण में हम लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव को सिंक्रोनाइज कर देंगे, एक साथ कर देंगे। इसके लिए आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 ऐसे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लाया जाएगा। और दूसरे चरण में हम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को इससे जोड़ देंगे, और इसके लिए समिति ने भारत के संविधान में आर्टिकल 324A जोड़ने का प्रावधान किया है, और इसके अलावा आर्टिकल 325 और अन्य आर्टिकल्स में भी अमेंडमेंट की बात की है। आइए जानते हैं कि तरीका क्या होगा। सबसे पहले इस पर आते हैं कि सबसे मुख्य समस्या तो इसी को लेकर है कि इतने इतने राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को एक ही टाइम पे कैसे किया जाएगा। रामनाथ कोविंद पैनल कहता है कि इसके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 83 और 172 में अमेंडमेंट होगी। थोड़ा सा जानना चाहिए कि आर्टिकल 83 क्या है और 172 क्या है। आर्टिकल 83 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, 5 इयर्स होगा। और आर्टिकल 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो यदि कार्यकाल 5 वर्ष है, तब तो विधानसभा को 5 साल तक होना चाहिए, लेकिन नहीं, कोविंद पैनल कहता है कि हम इन आर्टिकल्स को अमेंड करेंगे। और अमेंडमेंट के बाद भारत का राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेगा, एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन में वह अपॉइंटेड डेट तय करेगा। सवाल उठता है कि अपॉइंटेड डेट क्या है। तो वो पैनल कहता है कि अपॉइंटेड डेट का मतलब है लोकसभा के बैठक या लोकसभा की पहली बैठक की तिथि। जिस दिन लोकसभा की पहली बैठक हुई, उसके लिए एक टर्म यूज किया गया, अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट अर्थात लोकसभा की पहली बैठक की तिथि के पश्चात
उसके बाद जिन राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उन विधानसभाओं को 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा, बल्कि वे विधानसभाएं जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा उसी दिन भंग कर दी जाएंगी। वही उन विधानसभाओं का भी कार्यकाल होगा। बिना उदाहरण के ये चीज नहीं समझ पाओगे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि लोकसभा के चुनाव हुए, अभी 2024 में चुनाव होंगे, तो आर्टिकल 83 कहता है कि लोकसभा की पहली बैठक से लेकर 5 साल इसका कार्यकाल होगा। मान लीजिए कि लोकसभा की पहली बैठक होती है फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2024। मान लो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 जुलाई 2024, तो लोकसभा का कार्यकाल यहां से 5 वर्ष तक होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि 30 जून 2029 लोकसभा का कार्यकाल होगा, और उससे पहले इसको भंग करके चुनाव करवाना है। यहां पर यह हो गया अपॉइंटेड डेट। यह अपॉइंटेड डेट है। अपॉइंटेड डेट मतलब 1 जुलाई 2024 के बाद जिन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे उनको 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा, बल्कि वो लोकसभा के कार्यकाल के समानांतर होंगी। 30 जून 2029 तक कार्यकाल होगा। एग्जाम्पल से समझो कि किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव 2026 में हुआ। अभी के लिहाज से चलें तो 26 में चुनाव हुआ, इसका मतलब इसका कार्यकाल 5 साल मतलब 2031 तक होना चाहिए। लेकिन हम आर्टिकल 172 को अमेंड करते और वहां क्या लिख देंगे कि इसका कार्यकाल 5 साल नहीं होगा, इसका कार्यकाल कहां पर खत्म हो जाएगा, 30 जून 2029 को। तो जिस विधानसभा के चुनाव 2026 में हुए उसका कायदे से 31 में चुनाव होना था, लेकिन चुनाव हो जाएगा 30 जून 2029 को, कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मान लो किसी विधानसभा का गठन 2027 में हुआ, तो उसका कार्यकाल होना चाहिए 2032 तक, लेकिन 2032 का कार्यकाल नहीं मिलेगा। उसका भी कार्यकाल किस दिन कंप्लीट होगा, 30 जून 2029। तो इस तरह से 1 जुलाई 2024 यदि अपॉइंटेड डेट है, तो इसके बाद 10, 15, 20 जितनी विधानसभाओं के चुनाव हुए तो वो सब लोकसभा के साथ सिंक्रोनाइज हो गए। तो एक बड़ा हिस्सा हमने पा लिया। अब आते हैं कि मान लो यूपी विधानसभा की वर्तमान में बात करें, तो यूपी की विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए, तो ये अपॉइंटेड डेट से पहले हुआ, क्योंकि अपॉइंटेड डेट के बाद का कार्यकाल ये है, बट अपॉइंटेड डेट से पहले चुनाव हो गए। तो इसके लिए 2022 में हुआ, तो इसका कार्यकाल कब तक होगा, 2027 तक। इसका मतलब इसके फिर एक चुनाव होगा 2027 में। अब 2027 में जब इसका गठन हुआ तो 2027 अपॉइंटेड डेट के बाद है। इसका मतलब कि अब 2027 में यूपी विधानसभा का गठन हुआ, तो इसका कार्यकाल सामान्यतः 2032 5 साल होना चाहिए, लेकिन इसका कार्यकाल 2032 तक नहीं होगा। इसका भी कार्यकाल किस दिन पूरा हो जाएगा, जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है, 30 जून 2029। और इस तरह से सारी व्यवस्था सिंक्रोनाइज हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अपॉइंटेड डेट के बाद जो भी विधानसभाएं गठित होंगी उन सारी विधानसभाओं को 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा। उनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगा। सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे। तो अब इस तरह से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। पंचायत और नगर पालिकाओं में ज्यादा समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि उनके चुनाव इसके साथ जोड़ दिए जाएंगे 100 दिनों के भीतर। तो यह पहला सुझाव उन्होंने दे दिया कि कैसे हम सिंक्रोनाइज करेंगे। अब आता है कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, हंग पार्लियामेंट हो जाए, किसी भी कारण से मान लो आर्टिकल 356 लगा दिया जाए, प्री मैच्योर डिसोल्यूशन,
समय से पहले लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाए तब क्या होगा? क्योंकि फिर तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। याद करो 67 तक 7 हुए थे, उसीलिए पटरी से उतरी। तो अब कोविंद पैनल उसका भी सुझाव देता है कि अगर प्री टर्म डिसोल्यूशन होता है तो प्री टर्म डिसोल्यूशन की स्थिति में सबसे पहले आते हैं कि विधानसभा, मान लो किसी विधानसभा का बीच में ही विधानसभा भंग हो गई किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में उस विधानसभा के मध्यावधि चुनाव होंगे। मध्यावधि चुनाव का मतलब कि बीच में ही चुनाव होंगे। अभी का हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान कहता है कि मध्यावधि चुनाव भी होने पर जो नई लोकसभा या विधानसभा गठित होगी उसको 5 साल का पूर्ण कार्यकाल मिलेगा। लेकिन अब कोविंद पैनल का सुझाव है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी संशोधन किया जाए और भारत के संविधान में भी संशोधन किया जाएगा, और अब यह निर्धारित किया जाएगा कि जो नई विधानसभा गठित होगी उसको शेष कार्यकाल मिलेगा। और तकनीकी भाषा में इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है अनएक्सपायर्ड टर्म। तो वह पूर्ण कार्यकाल के लिए नहीं होगी, वह अनएक्सपायर्ड टर्म या शेष कार्यकाल के लिए होगी। तो मान लो बीच में विघटित हो गई, कोई बात नहीं, चुनाव हो जाएंगे, और फिर जिस दिन लोकसभा समाप्त होगी, जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा, उसी दिन इन राज्यों की विधानसभा का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा, भले ही 3 साल में हो जाए। तो इसीलिए गाड़ी पटरी से नहीं उतरेगी। और मान लो इसी भांति किसी प्रकार से लोकसभा बीच में ही भंग हो गई, 2 साल चुनाव के हुए, अविश्वास प्रस्ताव हुआ, भंग हो गई, तो नवगठित लोकसभा फिर चुनाव होंगे, उस टाइम फिर एक चुनाव होगा लोकसभा के लिए, मध्यावधि चुनाव। लेकिन लोकसभा को भी पूर्ण कार्यकाल नहीं मिलेगा, शेष कार्यकाल मिलेगा, अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए होगी। तो जिस डेट को पुरानी लोकसभा भंग होती और चुनाव होते, उसी दिन ये नई वाली लोकसभा भी भंग होगी और इसके चुनाव होंगे, तो फिर से गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, तो उतरेगी, फिर पटरी पे गाड़ी आ जाएगी। तो इस तरह से इन संवैधानिक चुनौतियों का इन्होंने सुझाव दिया है कि इस प्रकार इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा रामनाथ कोविंद पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल वोटर आईडी कार्ड का प्रावधान किया जाएगा। अभी देखो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए अलग इलेक्टोरल रोल है, वो तैयार करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग, और पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए अलग इलेक्टोरल रोल है, वो तैयार करवाता है राज्य का निर्वाचन आयोग। सुझाव यह दिया गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता से एक ही मतदाता सूची तैयार करेगा, और वह एक ही मतदाता सूची, एकल मतदाता सूची, सिंगल इलेक्टोरल रोल, लोकसभा के चुनाव में भी वही होगा, विधानसभा के चुनाव में भी वही मान्य होगा, और पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में भी वही इलेक्टोरल रोल है। तो हर जगह अपना नाम जुड़वाने की जरूरत नहीं है, और एक ही वोटर आईडी कार्ड से हर जगह काम होगा। तो एक ये भी बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है, सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड सिंगल वोटर आईडी कार्ड को लागू करने की बात की गई। इसके अलावा एक मुख्य मुद्दा था लॉजिस्टिक्स, कि क्या हम इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करवाने में सक्षम हो पाएंगे। तो रामनाथ कोविंद पैनल ने या हाई लेवल कमेटी ने इसके बारे में क्या सुझाव दिया, तो उन्होंने कहा है कि यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी है, और इसी प्रकार स्टेट इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। उन्होंने कहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें वह हर चीज की पड़ताल करेगा, और उसके बाद भारत सरकार को परामर्श देगा कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। तो यह जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग को दी है कि वो इस पर रिसर्च करे, और पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को कैसे एक साथ करवाया जाएगा पूरे देश में,
यह जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी है। तो इस तरह से रामनाथ कोविंद पैनल ने इसकी व्यवहारिक लागू करने की पद्धति या इसका मोडस ऑपरेंडी भी बताया है। तो यह है वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का तरीका, और इसके माध्यम से ही वन नेशन वन इलेक्शन को व्यावहारिक रूप दिया जाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आकर हमने वन नेशन वन इलेक्शन के विभिन्न पहलुओं को डिस्कस किया। पिछले वीडियो जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर हमने बनाया था, तो आप में से कई लोगों की जो प्रतिक्रिया आई, तो उसमें आपने इससे संबंधित पीडीएफ या मटेरियल की मांग की है। तो इस बार हमने उसको भी दूर करने का प्रयास किया है, और इससे संबंधित कई मुख्य बातें, खास करके जो हाई लेवल कमेटी है रामनाथ कोविंद की, उससे संबंधित बातें हैं कि इस समिति का काम करने का तरीका क्या रहा है, अनुसंधान और विश्लेषण, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें क्या है, इसके क्या रिकमेंडेशंस हैं। इसी प्रकार समकालिक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन, उसका बैकग्राउंड क्या है। इसी प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन समकालिक चुनाव की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है। इसी प्रकार इसके फायदे क्या है, समकालिक चुनाव के लाभ। इसी प्रकार उच्च समिति का गठन कैसे हुआ, इसके मेंबर्स कौन है, उसका पूरा वर्णन। इसी प्रकार इसकी परामर्श प्रक्रिया क्या रही, किस किस से उन्होंने संपर्क किया। तो यह सारा पीडीएफ भी आपके लिए। हां, पीडीएफ कैसे आप प्राप्त करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए यह चीज ज्यादा उपयोगी है। तो इसका तरीका बहुत आसान है। इसका जो व्यावहारिक तरीका मैं निकाल पाया अपनी टीम की सहायता से, कि इसके लिए आपको एम कुमार्स एकेडमी नाम का एक टेलीग्राम चैनल है मेरा। एम कुमार्स एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, और उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। एम कुमार्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लें, और एम कुमार्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर यह सारा पीडीएफ जो अभी हमने पीछे आपको दिखाया है, वो सारा पीडीएफ वहां पर उपलब्ध होगा, और आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो इससे लेक्चर के पूरक के रूप में आपके पास मटेरियल भी हो जाएगा। तो इसीलिए देर बिल्कुल नहीं करना है, यह काम भी कर लेना है, इससे आप फायदे में रहेंगे। और आखिरी बात कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा यह लेक्चर, यह एनालिसिस पसंद आया, तो आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि नियमित तौर पर मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के एक से एक टॉपिक्स और वीडियोज लेकर आता रहूं, तो उसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हर कोई इसको शेयर करो। शेयर करोगे तो दूर दूर तक इसकी पहुंच होगी, और मेरा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो और ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर मैं आपके लिए आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर मंजेश कुमार के इस छोटे से अनुरोध को आप जरूर मानेंगे, निश्चित रूप से मानेंगे। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं करंट अफेयर्स के, पॉलिटी के एक नए टॉपिक के लिए। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू। जय हिंद।